चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एंड आज एक चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला दैट इज बैंकिंग। राइट, अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें काफी चीजें हम सीखेंगे बेटा, काफी नॉलेजेबल चीजें हैं यहाँ पर सीखने के लिए। तो बिल्कुल आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे। और आज की जो मेरी क्लास रहेगी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेसिस पे रहेगी। राइट, हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि जनरली इसका थोड़ा सा सिचुएशन है कि बैंकिंग होता क्या, जनरली इसका क्या सिचुएशन है। राइट, वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे। हालांकि आपने पहले भी 11th क्लास में बेटा ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट वहां पर इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया गया, वहां पर जस्ट एंड कुछ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया होगा आपको। ठीक है ना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा, तो बिल्कुल ध्यान से फोकसली आप इसको सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कराता हूँ कि बैंक्स, जनरली बैंकों की नीड क्यों पड़ी। राइट, बैंक का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, व्हाट इज द नीड ऑफ बैंक्स, और बैंक क्यों जरूरी है बेटा इकोनॉमी में, और बैंक जनरली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी इकोनॉमी में। तो ये आज का क्लास का सिचुएशन रहेगा, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन। राइट, तो बिल्कुल ध्यान से हम कंसंट्रेशन से सुनेंगे। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ बैंकिंग, देखो हम मुझे इस चैप्टर में आपको कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में कराना है, बट डेफिनेटली बेटा इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले ये तो पता लगे कि बैंक एक्चुअली में है क्या। क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट चीजें पढ़ोगे कि जनरली बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके की भी हो सकते हैं, तो उसमें से बैंक कौन सा होता है, ये चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से फोकसली आप चीजों को समझेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट सुनिए बेटा। तो अगर मैं बोलूँ बैंकों की नीड क्यों पड़ी, तो जनरली ध्यान सुनना, आपने कौन सा पढ़ा था, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने इकोनॉमिक्स के कुछ सेक्टर पढ़े थे बेटा, तो जिसमें से मैं दो सेक्टर यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दो सेक्टर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हालांकि हमने चार सेक्टर पढ़े थे बेटा, बट हियर विल डिस्कस टू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के सेक्टर हैं, पहला हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा हमारे पास है प्रोड्यूसर सेक्टर। राइट, अब मैं अगर बात करूं तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है जी। तो हाउस होल्ड सेक्टर में जनरली बेटा कंज्यूमर्स आते हैं। कौन आते हैं, कंज्यूमर, जिनका काम बेसिकली क्या होता है बेटा, बाय द गुड्स। ठीक है, प्लस इनके पास एक और चीज होता है, दे होल्ड मनी। आपने मनी वाला चैप्टर तो पढ़ा ही है बेटा प्रीवियसली। ठीक है, जिन्होंने इस क्लास मनी वाले क्लासेस को नहीं लिया होगा, प्लीज आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख लें बेटा, ताकि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज समझ आ जाए आगे किस तरह से हमें डिस्कशन करना है, क्योंकि मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बैंकिंग चैप्टर। ठीक है, तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है बेटा। ठीक है ना। तो जरा ध्यान सुनेंगे, तो जनरली बेटा हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जिसमें कौन कंसिस्ट करता है, हमारे कंज्यूमर्स। राइट, और मैं कंज्यूमर्स की बात करूं तो जनरली कंज्यूमर क्या करते हैं जी। तो कंज्यूमर गुड्स को बाय करते हैं, दे होल्ड मनी। मनी आपने पढ़ा हुआ लास्ट क्लास में बेटा, सी प्लस डी डी प्लस ओडी। राइट, तो दिस इज द सिचुएशन बेसिकली ऑफ मनी। राइट, अब जरा ध्यान सुने बेटा। तो ये तो हो गया चलो हाउस होल्ड सेक्टर का जो बेसिक सिचुएशन है कंज्यूमर्स के। कहते हैं सर प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन आता है जी, तो नाम से ही पता लग रहा है बच्चे, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स आते हैं, या यू कैन से फर्म्स आती हैं। अब सर इनका वर्किंग क्या होता है, दे, ये काम क्या करते हैं, ये करते हैं जी बाय रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चे, ये रॉ मटेरियल्स को बाय करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, एंड ऑफ कोर्स सेल्स ऑफ गुड्स आल्सो। अब ध्यान से सुनेंगे सर, ध्यान सुनेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन मत करना, अभी सुन लो पहले ध्यान से। सर हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है ना कहीं मनी होल्ड करता है, तो इसको ना हम बोलते हैं जी सप्लाई करता है मनी की, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर को नीड होती है बेटा मनी की। राइट, यानी कि सर यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक सेक्टर जो सप्लाई कर रहा है मनी की, जिसके पास पैसा होता है। राइट, अगर फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं इंडिया की बात करूं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो, एक बेसिक सा एग्जांपल जो कि हमारे एक अजम्पशन पर बेस्ड रहेगा। अगर मैं भारत की बात करूं, तो इंडिया की पॉपुलेशन लेट अस अज्यूम 135 करोड़ है। ठीक है, और इसमें से हम पूरा बेसिक एग्जांपल से ले रहा हूँ, मान लो इसमें से हर व्यक्ति के पास अगर 1000 रुपीज भी है, एक पर्सन के पास 1000 रुपए हैं, तो डेफिनेटली तो कितने पैसे हो गए बेटा इकोनॉमी में,
अप्रोक्सीमेटली दिस अमाउंट। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली दिस अमाउंट। तो यानी कि इतना पैसा कहाँ पर होल्ड है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। और हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर को बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की। यानी कि ये करता है डिमांड ऑफ मनी। क्या करता है बच्चे? डिमांड ऑफ मनी। तो यहाँ पर एक बात हमें क्लियर होगी सर, हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो मनी की सप्लाई करता है, राइट? यानी कि जनरली हम इसको सप्लायर बोल सकते हैं। अच्छा ध्यान सुनना बेटा, एक और चीज बता दो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने मनी वाले चैप्टर में एक कौन सा पढ़ा था? सप्लायर ऑफ मनी, जहां पर मैंने आपको गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, आरबीआई करा होगा बेटा। वो कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है? वो अलग है, वो एक्चुअल सप्लाई करते हैं मार्केट में। अब जब मार्केट में सप्लाई कर चुके हैं तो लोगों के पास जो पैसा होल्ड है, राइट, तो वो अब अपना पैसा किसको दे रहे हैं? प्रोड्यूसर को, बैंक्स में जमा कर रहे हैं। दैट इज मनी सप्लाई। यानी कि ये जनरली जिनके पास पैसा होल्ड है, जो ऑलरेडी इशू हो चुका है, उस पैसे की बात हो रही है, ठीक है? ये उस पैसे की बात नहीं हो रही बेटा जो आरबीआई इशू कर रहा है, यानी कि जो सप्लायर आरबीआई है बेटा, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है? जो ऑलरेडी पैसा सप्लाइड हो चुका है और हाउस होल्ड सेक्टर के पास है, तो उस पैसे को बेटा हाउस होल्ड सेक्टर कहाँ इन्वेस्ट करता है? ठीक है, कहां पर कंजम्पशन करता है उसका, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जनरली पैसा किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास, राइट? और वो पैसा किसको चाहिए बेटा? प्रोड्यूसर सेक्टर को, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, राइट? अब जरा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आता है सर, ये पैसा यहां से यहाँ कैसे आए? क्योंकि एक बात याद रखना, प्लीज ध्यान सुनना सर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, इसके पास जो पैसा ना अनयूटिलाइज रहता है, अनयूटिलाइज फंड्स। क्योंकि बेटा ज्यादा से ज्यादा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? कंजम्पशन, है ना? अदरवाइज पैसा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं बैंक्स नहीं है, एज्यूम करते हैं बैंक्स नहीं है इकोनॉमी में, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट इन द इकोनॉमी, तो उस केस में क्या होगा? आप अपने घर में, अपने वॉल्ट में, तिजोरी में पैसा रखोगे। हाँ जी, और उस पैसे का यूज होने के चांसेस कितने हैं? भाई साहब कंजम्पशन ही तो करोगे आप, कंजम्पशन डेली बेसिस पे थोड़ी करते हो, है? एक बार आपने सामान परचेस कर लिया, फिर धीरे छोटे मोटे चीजें परचेस करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो पैसा आपके पास यूटिलाइज नहीं हो रहा इकोनॉमी में। बट अगर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास वो पैसा होता भाई साहब, तो क्या ये यूटिलाइज कर सकते थे उसको? बिल्कुल सर, दे यूटिलाइज फंड्स, ये पैसे को यूटिलाइज करते। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है सर, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर के बाद जहां पर पैसा अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, उस पैसे को प्रोड्यूसर सेक्टर तक कैसे पहुंचाया जाए, राइट? तो उसके लिए बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज बैंक। पहले तो ये बताइए कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू बेटा पैसा चैनलाइज होता है, मोबिलाइज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, और किसको पैसे की नीड होती है और किसके पास पैसा अवेलेबल होता है, राइट? तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे। पहले मुझे बताइए कि ये समझ आया आपको? आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसको फटाफट से नोट करेंगे बेटा, और जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे फॉरवर्ड बढ़िएगा, ठीक है? चलो बेटा इसको फटाफट से नोट कीजिए। देखो, अब जरा 2 मिनट ध्यान सुना प्लीज, इधर देखिए। आपने कहा जी सोसाइटी, मैं अगर हाउस होल्ड सेक्टर को बोलूं तो सोसाइटी भी मैं उसको बोल सकता हूँ, ठीक है? हाउस होल्ड सेक्टर, या मैं इसको और करके सोसाइटी लिख सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आपने बोला जी प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, या यू कैन से फर्म्स। तो आपने एक चीज तो सर यहाँ पर समझ लिया, एक चीज तो सर हमने यहाँ पे समझ ली, इनके पास अवेलेबल सफिशिएंट फंड्स, इनके पास फंड्स बेटा सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल रहता है। जी सर, बिल्कुल सर, समझ आ गया। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, दे नीड, सॉरी नीड लिखा बेटा, ठीक है? एक सेकंड में इसको ठीक कर देता हूँ। नीड ऑफ फंड्स, या यहाँ पर हम कह सकते हैं दे डिमांड द फंड्स, ठीक है जी? ये फंड्स को क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। अब जरा ध्यान सुनेंगे प्लीज सर, अब ये पैसा यहां से लेके यहाँ कैसे चैनलाइज हो? तो यहाँ पर बेटा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं बैंक्स। क्या बोलते हैं? बैंक्स। बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बेटा, बैंक्स डेवलप हुआ क्या? सर बैंकों ने इस हाउस होल्ड का पैसा जनरली एक्सेप्ट किया एज अ डिपॉजिट। आप लोगों के बैंक अकाउंट ओपन होते हैं बेटा बैंक के पास, इसने क्या करा? हाउस होल्ड सेक्टर के अकाउंट्स ओपन करना स्टार्ट कर दिया बेटा, राइट, सो ऑन।
अकाउंट्स ओपन करना स्टार्ट करा और अकाउंट्स के जरिए बेटा पैसा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन आता सर बैंक्स को पैसे क्यों दे हम, एक हाउस होल्ड सेक्टर बैंकों को पैसा क्यों दे, तो इसका बेसिक आंसर आपको पता है। बैंक्स आपको क्या पे करेंगे बच्चे, इसके बदले इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, राइट। यानी कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट कराया था, रिमेंबर कि सर जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, अगर वो अपना पैसा अपने तिजोरी में रखा रहे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा वो पैसा वेस्ट होता है, राइट। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कुछ ना कुछ, यानी कि सर वहां पर इन्फ्लेशन की वजह से हमारी मनी वैल्यू डाउन हो जाती है। बट अगर मैं उसको बैंक की बात से, क्योंकि मेरा पैसा सेफ है, पैसा सेफ है प्लस मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और मेरी डेफिनेटली जब मनी वैल्यू डाउन होगी तो उतने का मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो मेरी मनी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, बरकरार रहेगी उतनी जितनी थी। यस और नो, यस दिस इज द सिचुएशन। तो इसलिए हम बैंकों को पैसा देते हैं। और बैंक क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे बेटा, बैंक क्या करते हैं सर, बैंकों ने क्या किया, इस पैसे को प्रोवाइड कर दिया टू प्रोड्यूसर सेक्टर एज ए लोन। सर लोन क्यों दिया, भाई साहब डेफिनेटली इंटरेस्ट कमाएंगे ना, यस बिल्कुल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी तो जनरेट हो रहा है भाई साहब। हाँ जी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, सर एक बात बताइए, बैंकों ने हाउस होल्ड से क्या लिया, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, और क्या दे दिया, इंटरेस्ट। इनको लोन दिया, इनसे क्या लिया, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट ले भी रहा है दे भी रहा है, तो सर इसको क्या फायदा है, इसको फायदा है जी, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। सर यहाँ पर जनरली क्या होता है, मान लो मैंने इंटरेस्ट चार्ज करा 12% के रेट के हिसाब से, किससे, प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो इनको पैसा मिल गया। क्या नाउ जैसे ही पैसा रिसीड हुआ, फंड्स रिसीट्स हुआ बेटा, इनको फंड्स रिसीट्स हुआ, तो जैसे इनको फंड्स रिसीट्स होगा, नाउ दे कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन। क्या अब ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा मिल गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, अब ये बिजनेस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान सुना पड़ेगा, लिखने की कोशिश ना करें, लिखने का समय मिलेगा आपको, ठीक है। अब 12% के इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से क्या मिल गया बेटा, इन्होंने इंटरेस्ट रिसीट कर लिया, और इन्होंने हाउस होल्ड सेक्टर को 4% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर दिया। तो डोंट यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस, सर मैं कमा कितना रहा हूं, 4% का इंटरेस्ट, दे कितना रहा हूं, सॉरी कमा कितना रहा हूं 12% का इंटरेस्ट, और दे कितना रहा हूं 4% का इंटरेस्ट, तो क्या इनके बीच में डिफरेंस है, हाँ जी बच्चे, तो क्या इनके बीच में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है जी, यहाँ पर सर 8% का डिफरेंस है। तो ये ही तो बैंक की इनकम है, इनकम ऑफ द बैंक्स, ये बैंकों की इनकम है बेटा। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको हम स्प्रेड के नाम से जानते हैं, आगे चल के पढ़ोगे बेटा स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। यानी कि जनरली यहाँ पर बैंक्स क्या कर रहा है बेटा, बैंक क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर को लोन्स दे रहा है। यानी कि ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या बैंक का पैसा था, नो सर, पैसा किसका था, हाउस होल्ड सेक्टर का। तो बैंक ने उनसे पैसा लिया, ठीक है, और वो पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिया, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने अपना बिजनेस शुरू किया, और बैंक को क्या दे दिया बेटा, इंटरेस्ट दे दिया। तो क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंकिंग एक अपने आप में बिजनेस क्रिएट हो गया बेटा, जी। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन कि दिस सर ये नीड थी हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर तक हमें पैसा पहुंचाना था, तो कैसे पहुंचा दे, तो बैंक बेटा एक मीडिएटर की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, मीडिएटर की तरह, जो कहीं ना कहीं बेटा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फंड्स को मोबिलाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, फंड्स को मोबिलाइज कर रहा है, और इससे इकोनॉमी में कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं बेटा। देखो हाउ कंज्यूमर क्या क्या फायदा है, कंज्यूमर का पैसा जो घर में रखे रखे वेस्ट हो रहा था, इसकी वैल्यू कम हो रही थी, उसकी बेटा इन्फ्लेशन वैल्यू कम हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर इंटरेस्ट मिल के वो वैल्यू कॉम्पनसेट हो रही है, बिल्कुल राइट। प्रोड्यूसर सेक्टर जिसके पास पैसा नहीं था, जिसका बिजनेस नहीं चल पा रहा था, बैंक की वजह से उसको पैसा मिल गया, अब वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, तो डेफिनेटली उसको भी बेनिफिट है, राइट। और सर बैंक भी यहाँ पर पैसे कमा रहा है, तो कहने का मतलब सर क्या बैंकिंग बिजनेस की वजह से और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट हो गई, यस, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ बैंक्स, कि बैंक कैसे काम करते हैं, किस सिनेरियो में काम करते हैं, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हालांकि आगे चल के हम और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत मजा भी आएगा आपको इस चैप्टर में, कि यार हाँ समथिंग समथिंग नॉलेजेबल, राइट। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, आपको क्या है समझ आया बेटा, हाँ जी, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, तो प्लीज इसको नोट कीजिए फटाफट से। और जो लोग प्लीज यूट्यूब से देख रहे हैं, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा, देन आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट से प्लीज। तो यहाँ पर आपने समझा कि बैंक एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, एज ए मीडिएटर, कि सर इसका पैसा लेके, राइट, इसको दे दे रहा है, इससे पैसे कमा रहा है, इसको थोड़ा सा दे रहा है, बीच में अपना इंटरेस्ट कमा रहा है, राइट। तो ये तो बेसिक सिनेरियो।
अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आता है, सर ये जो बैंक्स होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, राइट? ध्यान सुनना। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो बैंक्स हमारे यहाँ पर तीन तरह के होंगे। एक होता है सेंट्रल बैंक, दिस इज नॉट अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वो जो सीबीआई वाला बैंक होता है वो अलग है, ठीक है। और एक होता है जी कमर्शियल बैंक, और एक होता है हमारे पास पेमेंट बैंक। दिस इज द न्यूली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट बाय आरबीआई विद अ डिजिटलाइज्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जरा ध्यान सुनेंगे, जनरली हमारे पास तीन तरह के बैंक से बेटा जो हमें पढ़ने भी है काफी डिटेल में, राइट, काफी डिटेल में डिस्कस करना है। ये जो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक, जनरली बेटा जितने भी बैंक्स के पास आपके अकाउंट्स होते हैं, राइट, ये इनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। जैसे कि एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी बैंक। एक एचडीएफसी लिमिटेड भी होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। और भी बहुत सारे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मैनी मोर, बहुत सारे बैंक है बेटा, गूगल पे सर्च करना, दुनिया भर के बैंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोटक महिंद्रा, राइट, दैट इज दैट, और कौन से होते हैं, बहुत सारे बैंक है, नाम देखते हैं, दैट इज यस बैंक, ठीक है ना, बहुत सारे बैंक है। तो सर इनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, यानी कि जनरली ये होते हैं बेटा एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ये होते हैं एजेंट्स ऑफ सेंट्रल बैंक। इनको जनरली मैं क्या बोलता हूँ बेटा, एजेंट ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी कि अगर पब्लिक को डीलिंग करनी है बैंकों के साथ, तो वो किन के साथ करेंगे बेटा, कमर्शियल बैंक्स के साथ, ठीक है, ना कि सेंट्रल बैंक के साथ। तो क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताइए ना, मैंने पीएनबी को पैसा दिया, मैंने आईसीआईसी बैंक को पैसा दिया, मैंने एचडीएफसी बैंक को पैसा, यस बैंक को, मैनी मोर, जितने भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है बेटा, आपने उनको पैसा दिया, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक फ्रॉड करके आपका पैसा लेके भाग जाए? हाँ जी। तो इसका मतलब सर क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इन कमर्शियल बैंकों को प्रॉपर तरीके से क्या करे बच्चे, रेगुलेट करे? यस बिल्कुल। तो जो कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करने के लिए बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, यानी कि रेगुलेटेड बाय, हमारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक, राइट। और सेंट्रल बैंक बेसिकली भारत में सेंट्रल बैंक का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ेंगे बेटा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक क्या है, राइट, भारत में इसका क्या नाम है, और भी दूसरे देशों में इसका क्या नाम होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आरबीआई आपने नाम भी सुना होगा बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंक विच इज बेसिकली रेगुलेट द कमर्शियल बैंक। ये कोई बैंक ऐसा नहीं बेटा जहां पर आप जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सको, ठीक है ना। यानी कि बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनकी जितना भी बैंकिंग सेक्टर का ट्रांजेक्शन होगा, फाइनेंस का ट्रांजेक्शन होगा बेटा, वो सारे सारे ट्रांजेक्शन बेटा किसके द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि सर आरबीआई क्या करता है, ध्यान सुना बेटा प्लीज, अपने एजेंट बैंकों के लिए, अपने एजेंट बैंकों के लिए बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाता है। क्या बनाता है बच्चे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनको अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बनाता है बच्चे? रूल्स एंड रेगुलेशन। जिन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बेटा इन कमर्शियल बैंकों को एक्ट करना पड़ता है, यानी कि ये किसी भी तरीके से बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं आपको ना एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इंडियन इकोनॉमी में, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की वजह से बेटा बैंक आरबीआई के रोल में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था, वो हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, ठीक है। पहले आरबीआई बेटा रेगुलेटर हुआ करता था, आज आरबीआई फैसिलिटेटर होता है। वो क्यों होता है, उसका क्या लॉजिक है, पढ़ेंगे बेटा आगे चल के। बट बेसिकली अगर मैं बोलूं कि कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो इनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली जितना भी एक्टिविटी होती है बेटा फाइनेंस से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड इंडिया में, उसको बेटा गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि दिस इज द गवर्निंग बॉडी एंड दिस इज द कमर्शियल बैंक विच इज बेसिकली एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, ठीक है। एज ए एजेंट, ये डेफिनेटली बिना लाइसेंस लिए बेटा काम नहीं कर सकते, इनको लाइसेंस लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तभी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ बेटा, पेमेंट बैंक।
हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बेटा ये, पेमेंट बैंक इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट मैं छोटा सा सिचुएशन बता दूं। इसका एक बड़ा ही मोस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज पेटीएम। आपने इसका नाम तो सुना होगा बेटा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, राइट। इट इज द एग्जाम्पल। और भी है बेटा, जैसे भारती एयरटेल का भी है बेटा, एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये जो क्या होते हैं बेटा, जनरली देखो, जब छोटी मोटी ट्रांजेक्शन होती हैं हमारी, जो पेमेंट, जैसे मान लो आप वॉलेट यूज करते हैं, आप किसी शॉप में गए, आपने पेटीएम से पेमेंट कर दिया, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, आपने पेटीएम से पेमेंट कर दी, राइट। तो इनको बोला जाता है पेमेंट बैंक। ये बेटा आरबीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करे बेटा, उस टाइम पहले। क्यों इंट्रोड्यूस करे बेटा? क्योंकि धीरे धीरे बेटा एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा था कि जहां पर हम वॉलेट्स का यूज कर रहे थे, और डेफिनेटली जब वॉलेट्स का यूज कर रहे थे, पेटीएम का यूज कर रहे थे, तो उसको रेगुलेट करने के लिए बेटा डेफिनेटली आरबीआई रेगुलेट तो करेगा। तो इसलिए बेटा इनको कैटेगराइज किया गया एज अ पेमेंट बैंक, ठीक है। इनकी लिमिट होती है बेटा, इसमें 1 लाख रुपए की मैक्सिमम डिपॉजिट है बेटा, उससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। जैसे करोगे वो ऑटोमेटिकली एफडी क्रिएट हो जाएगी, राइट। इसके बारे में आपको पता ही होगा बेटा, जनरली आप लोग जनरली यूज करते हैं, आज के डेट में तो बड़ा ही फैमिलियर है, ठीक है। एवरीवन, हर किसी के मोबाइल फोन में बेटा आपको पेटीएम्स मिल जाएंगे, फोन पेज मिल जाएंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक्स मिल जाएंगे, राइट। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। तो यानी कि बेटा हमें आगे चल के क्या क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, हमारे 12th के सिलेबस का पार्ट क्या है। एक तो मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा सेंट्रल बैंक, फिर हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, दैट इज यानी कि हम कमर्शियल बैंक पढ़ने वाले हैं और सेंट्रल बैंक को पढ़ने वाले हैं, राइट। पेमेंट बैंक बेटा हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, माइट भी फ्यूचर में ऐड हो जाए बेटा, तो तब इसको डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें जो डिस्कस करना है वो दो बैंकों के बारे में पढ़ना है, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट। आने वाले 3-4 लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। क्या समझ आया आपको थोड़ा बहुत ही? ठीक है, इसको नोट कीजिए। एंड अगेन इसको बेटा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, यूट्यूब से जो देख रहे हैं। चलो बच्चे इसको नोट करो। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बेटा जो कि हमें जानना चाहिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारे बैंक्स हैं उनका रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बहुत ही बेसिक सिचुएशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या बेटा आप मुझे एक बात बताइए, क्या बैंक इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? यानी कि कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ग्रोथ। बिल्कुल सर। अगर बैंक्स ना होते तो प्रोड्यूसर सेक्टर को लोन नहीं मिल पाता और प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, तो जीडीपी नहीं डेवलप हो पाती। बिल्कुल पहला पॉइंट। दूसरा, क्या ये जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट? हाँ जी बेटे, क्या ये इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट्स भी जनरेट करते हैं? बिल्कुल सर। बैंकों के आने से देखो कितने स्कोप्स बढ़ गया जॉब्स का, राइट। बोलो जी। जी, तो पहला पॉइंट सर, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या मुझे एक बात बताइए, बैंकों की इनकम होती है तो क्या ये गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर देंगे? यानी कि कंट्रीब्यूट इन रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सर। और क्या इकोनॉमिक्स में ट्रांजैक्शन को स्पीडी बेसिस पे क्लियर करते हैं? यानी कि स्पीडी बेसिस पे ट्रांजैक्शन को करते हैं बेटा। जी बिल्कुल। आज बैंकों की वजह से बेटा क्या आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा स्पीड बेसिस पे हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है? बिल्कुल सर। और क्या फिफ्थ पॉइंट, क्या कंज्यूमर के जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, एक बात बताइए, ईएमआई के कॉन्सेप्ट्स के आने की वजह से क्या डिमांड को भी क्रिएट कर देते हैं बेटे, क्रिएशन ऑफ डिमांड। ध्यान से देखेंगे, क्रिएशन ऑफ डिमांड। और भी बहुत सारे फंक्शन है बेटा, बट ये कुछ मैंने बेसिक बेसिक फंक्शन लिए हैं, बैंकों के रोल्स लिए हैं बेटा, जो जनरली बैंक्स प्ले करते हैं इकोनॉमी में। जरा सुनना, प्लीज 2 मिनट सुन लीजिए, आराम से लिखेगा, आपको टाइम दिया जाएगा, इधर सुन लो आराम से। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सर, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ग्रोथ। कैसे जीडीपी ग्रोथ करता है बेटा, मुझे एक बात बताइएगा, अगर बैंक्स लोन देते हैं
प्रोड्यूसर के पास, तभी तो प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। बिल्कुल। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है बच्चे, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा? जी बिल्कुल सर, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या बेटा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। नेशनल इनकम तो बढ़े चुके हैं हम, बिल्कुल सर। जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब सर बैंक का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने में। ठीक है। बैंक्स ने क्या दिए बच्चे? लोन्स। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा अपनी, बिल्कुल पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे ना। मशीनरी परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है। और जैसी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्शन में बढ़ जाएंगे। और प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या जीडीपी ग्रोथ कर जाती है बच्चे हमारी? यस। हमारे जीडीपी में क्या हो जाता है? ग्रोथ होता है। समझे? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर कहते हैं सर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करता है? बेटा एक बात बताए ना, खुद अपने आप में बैंकों का होना बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। एक बात बताइए, क्या बैंकों में बहुत सारे लोग रोजगार पाते हैं? बिल्कुल सर। बैंकों का होना अपने आप में ही बेटा क्या होता है? बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। यस। सरकार अगर बैंकों को रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स होते हैं बेटा, तो उसमें से आप कुछ हिस्सा सरकार को इन फॉर्म ऑफ टैक्स भी तो पे करते हो। बिल्कुल। और स्पीडी ट्रांजैक्शन, आज के डेट में आप देखो ना, आपकी ट्रांजैक्शन की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आप पेमेंट 2 मिनट में कर देते हो। और जब पेमेंट इतने अच्छे आसान तरीके से हो जाएगी बेटा, तो ट्रांजैक्शन क्या बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। बिल्कुल सर। और लास्ट में लिखा हुआ है क्रिएशन एंड डिमांड। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली बेटा क्या होता है, एक बात बताइए, जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है ईएमआई का। आज के डेट में बेटा लोग मैक्सिमम इस पे गुड्स परचेस करते हैं ईएमआई पे। पहले क्या होता था बेटा, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास कैश नहीं है, वो गुड्स को हम परचेज नहीं कर सकते थे। बट आज के डेट में बेटा ईएमआई का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास पैसे नहीं है बेटा, छोटी से डाउन पेमेंट कीजिए, बाकी पैसा आप क्या करिए बेटा, ईएमआई में पे करते रहिए एवरी मंथ, इंस्टॉलमेंट। राइट। तो जब धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, आपके ऊपर पे बर्डन नहीं आएगा। तो क्या बैंकों ने डिमांड्स को भी क्रिएट करा है? यस। बैंक्स क्रिएट डिमांड ऑल्सो। समझे? तो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ बैंक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। राइट। इट्स अ बेसिक रोल। आपको वैसे भी इसके बारे में नॉलेज तो होगी बेटा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा मैं यहीं तक रखूंगा, रीजन क्योंकि आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना था खाली। तो ये मैं इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम एक एक करके बैंक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे ऑल। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बेटा काफी डिटेल में चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लेना आप लोग, और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप एग्जिट कीजिएगा। ठीक है ना? चलो बच्चे नोट करो इसको फटाफट से प्लीज।